नाम है दचिपल्ली पब्लिशर। तो चलिए इस पूरे आईपीओ का एक गहरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें निवेश करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, दचिपल्ली पब्लिशर कोई नई कंपनी नहीं है। ये 1993 से हैदराबाद में काम कर रही है। इनका मेन फोकस है K-12 सेगमेंट, मतलब किंडरगार्टन से लेकर 12वीं क्लास तक की एजुकेशनल किताबें बनाना। और ये सिर्फ किताबें नहीं बेचते, बल्कि एक टोटल एजुकेशन सोल्यूशन देते हैं, जिसमें किताबों के साथ साथ डिजिटल सपोर्ट भी शामिल है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर गौर करना होगा। कंपनी की जो कुल कमाई है उसका 80% हिस्सा सिर्फ 2 राज्यों से आता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये एक तरह की ज्योग्राफिकल डिपेंडेंसी है, जिसके बारे में हम आगे रिस्क वाले सेक्शन में और बात करेंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर और बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि किसी भी कंपनी की असली कहानी तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बताते हैं। देखते हैं कि दचिपल्ली के आंकड़े क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक चीज साफ दिखती है, लगातार ग्रोथ। चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, दोनों में ही एक अच्छा उछाल है। वित्त वर्ष 2023 में जो रेवेन्यू करीब 22 करोड़ था, वो 2025 तक 48 करोड़ के पार चला गया, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। पर सवाल ये है कि ये ग्रोथ आई कहां से? इस जबरदस्त ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी एनईपी। जैसे ही एनईपी आई, स्कूलों को अपना पूरा सिलेबस अपडेट करना पड़ा, और इसका सीधा फायदा हुआ पब्लिशर्स को, क्योंकि नई किताबों की डिमांड एकदम से बढ़ गई। आप देखिए, कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में ही लगभग 4 गुना हो गया। हाँ, एक बात और समझनी होगी, ये जो बिजनेस है ये सीजनल होता है। मतलब इनकी ज्यादातर कमाई साल की एक तिमाही में होती है, खासकर जून क्वार्टर में, जब नए स्कूल सेशन शुरू होते हैं। तो अगर आपको सितंबर के 6 महीनों के आंकड़े कम लगे तो घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। कंपनी की बैलेंस शीट पर अभी लगभग 12.5 करोड़ रुपए का कर्ज है, और यहीं से हमें पता चलता है कि कंपनी ये आईपीओ ला क्यों रही है। तो आईपीओ का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, बाजार से पैसा उठाना, और दूसरा, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना अपना कर्ज चुकाने के लिए। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कर्ज कम होगा तो ब्याज का खर्चा घटेगा, जिससे सीधे सीधे कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा और बैलेंस शीट मजबूत होगी। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के दिमाग में होता है। जिस दाम पर यह आईपीओ आ रहा है, वो सस्ता है या महंगा? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके जैसे ही किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी से करना। तो हमारे पास है एस चंद एंड कंपनी। अगर हम पीई रेशियो देखें तो दचेपल्ली का पीई करीब 14.5 का है, जबकि एस चंद का 18 से ज्यादा। तो पहली नज़र में तो ये सस्ता लग रहा है, लेकिन असली गेम आरओएनओ में छिपा है। देखिए, रिटर्न ऑन नेट वर्थ का सीधा मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितनी कमाई कर रही है। और इस मामले में दचेपल्ली का आरओएनडब्ल्यू लगभग 36.5% है, जबकि इसके प्रतियोगी का सिर्फ 12%। इसका साफ मतलब है कि दचेपल्ली अपनी कैपिटल का इस्तेमाल करके कहीं ज्यादा मुनाफा बना रही है। और एक अच्छी बात यह है कि आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स यानी वी मुरली मोहन राव और डी सत्यवती कंपनी में लगभग 73% की बड़ी हिस्सेदारी रखेंगे। ये दिखाता है कि उन्हें अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हर निवेश में ग्रोथ की संभावना के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। तो देखिए, 3 बड़े रिस्क हैं। पहला, डिजिटल थ्रेट। अगर स्कूल तेजी से किताबों की जगह टैबलेट्स और ऐप्स पर चले गए तो। दूसरा, कच्चे माल यानी कागज की कीमतें। अगर कागज 10% भी महंगा होता है तो इनका मार्जिन 3 से 4% तक घट सकता है। और तीसरा, वही ज्योग्राफिकल रिस्क जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। लेकिन इन जोखिमों के सामने कंपनी के पास ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ट्रिगर भी है। वो है नेशनल एक्सपेंशन। कंपनी सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अब वो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े बाजारों में भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। अगर ये प्लान काम कर गया तो कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो हमने कंपनी का बिजनेस समझ लिया, उसके फिनेंस देख लिए, वैल्यूएशन और भविष्य की तस्वीर भी देख ली। अब इन सबको एक साथ रखकर आते हैं अंतिम सवाल पर। तो क्या करना चाहिए? इस आईपीओ में अप्लाई करें या इसे जाने दें? चलिए सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर एक फैसला लेते हैं।
अप्लाई करने के पक्ष में 3 मजबूत तर्क हैं। पहला, एनईपी की वजह से अगले 2-3 साल तक किताबों की डिमांड मजबूत रहने वाली है। दूसरा, इसका वैल्यूएशन अपने प्रतियोगी के मुकाबले आकर्षक है। और तीसरा, कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, कैश फ्लो पॉजिटिव है और कर्ज भी कम कर रही है। वहीं कुछ वजह हैं कि इससे क्यों बचना चाहिए। पहली बात, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसमें लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री की कमी हो सकती है। और दूसरी बात, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर भी नजर रखनी होगी। अगर जीएमपी में कोई खास हलचल नहीं है तो लिस्टिंग पर अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं है। एसएमई आईपीओज में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।